हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमपाल और अपने चैनल मिस्टर सोमपाल मैथमेटिकल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो गणित के सेट है, प्रैक्टिस सेट, पुराने मतलब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, उनके पूरे पेपर हैं, जो एक एक पेपर हम पर डे करेंगे। आज सेट 1 है वहाँ 2022 का 822 AW, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सबको इस क्लास में करके देखेंगे हम, ठीक है। एक सेट में जितने क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक। तो करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जो किसी और संख्या से भाज्य ना हो। जैसे इसको काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 तिया 6, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर एक 2 से काटो, 2 एक 9, 2 ने 18, फिर 19 ही करना, 19 गलत हो गया यार। 156 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो देखते हैं 156 काटते हैं 2 से, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16, ठीक। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा और 18, 2 ने 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 ही करना 3, 3 तिया 9, फिर 13 से काट देंगे, 13 ही करना 13, ठीक है। तो ये जो है हमारे क्या है, अभाज्य गुणनखंड बच्चे। तो इसको लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, और इसकी 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आंसर है 2 की घात 2 3 गुणा 13, यानी कि डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 है, यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। फिर से देखते हैं कि यदि सेक थीटा बराबर हमारा 2 है, ठीक है, तो थीटा का मान क्या होगा। सेक में 2 किसका मान होता है, सेक में 2 किसका मान होता है, सेक 60 का, ठीक है। सेक 60 का, तो थीटा वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक। तो थीटा वाला 60 डिग्री, इसका मतलब तीसरा नंबर इसका, ठीक। अब देखते हैं यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस का m इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। यदि इसके मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा। तो m का मान क्या होगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हमारे पास इक्वेशन रखी है 3x² माइनस का 12x प्लस m बराबर 0। इसके मूल कैसे हैं भाई, बराबर। जब मूल बराबर होते हैं तो इसका विभक्तर कैसा होता है, 0 होता है। d बराबर 0 का है, मतलब d का मान क्या होता है, b², t का मान होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक। अब b का वैल्यू यहां से लगा, तो b बराबर कितना, -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 3 है, ठीक, और c का वैल्यू m है, बराबर 0। ये हो गया 12 12 का 144 माइनस 4 12m इक्वल टू 0, ठीक है। इसको उठा के उधर ले जाते हैं तो 12m प्लस का हो गया, उधर जाएगा, बराबर 144 ऐसे ही रहा, ठीक। m बराबर निकालना है तो 144 बटे 12 कर देंगे, 12 से 12 12 से कट जाएगा ये, तो m बराबर कितना है 12, ठीक है। तो m का मान कितना है इसका 12, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, क्लियर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। कि 1 से लेकर 10 तक की सम धनात्मक संख्या, धनात्मक सम संख्या मतलब धनात्मक भी हो और सम भी हो, ठीक। तो 1 से 10 तक की संख्या कौन कौन सी, 2 होगी प्लस। अब समांतर माध्य का पहले फॉर्मूला देखते हैं। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे कुल पद या कुल पदों की संख्या। तो सभी पद कितने हैं भाई, 1 से लेकर 10 तक की सम धनात्मक, सम संख्या चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। तो एक तो 2 है, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और 8 हो जाएगी, और 10 हो जाएगी, ठीक है। बटे कुल पद कितने, 1 2 3 4 5, कितने पद है, 5 है। हमने 10 क्यों लिया, इसने ये कहा है 1 से 10 तक की, मतलब 10 भी लेना है। इसने कहा होता है यदि 1 से 10 के बीच की, तो हम इस 10 को नहीं लेते, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो 4 और 6 10, और 8 10 और 10 30, कितना हो गया 30 बटे 5, तो 5 6 30, तो यानी कि इसका मान कितना आएगा 6, ठीक। क्लियर है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ड।
कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, ठीक है। अब उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। अब शीर्ष लंब क्या होता है पहले तो ये देखेंगे कि शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है और भुजा इसकी दे रखी कितनी 2a है, ठीक। जैसे मान लो हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि उसकी दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। मान लो नहीं समबाहु है ना, ठीक है, समबाहु में सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर। तो इसकी भुजा दे रखी है हमें 2a, ये भी 2a, ये 2a, ये 2a, सभी 2a भुजा दे रखी है हमें। अब यहाँ इसके ये शीर्ष लंब है इसका, ठीक। तो शीर्ष लंब है तो इसके हमें मान चाहिए। तो ये हम जानते हैं सीधी ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो है ये, तो ऊंचाई तो होती है, क्या होती है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 और इंटू भुजा। क्या होती है ऊंचाई, √3/2 इंटू भुजा, ठीक है। तो हमारे पास भुजा दे रखी 2a, इसमें मान लगा देंगे कि √3/2 भुजा का मान कितना है 2a, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा √3 इंटू a। तो ये हमारा क्या है शीर्ष लंब की लंबाई कह सकते हैं और ये ऊंचाई भी है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा a √3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर की बिंदु P 2, -3 है और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान बताइए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसको, ठीक। यहां से देखते हैं तो इसमें P का मान हमारे पास रखा है, कोई हमारे पास A बिंदु है, यहाँ P है, P का मान दे रखा है हमें 2, -3 और Q का मान दे रखा है हमें 10, y, ठीक। अब इसके बीच की दूरी हमें दे रखी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी 10 मात्रक है, क्लियर। यहां से यहां तक की दूरी 10 मात्रक। अब दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, सूत्र जो होता है वो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक। इससे निकाल सकते हैं, वरना हम क्या कर सकते हैं ऑप्शन पुट करके भी निकाल सकते हैं कि यदि हम ऑप्शन पुट करें इसमें और फिर दो बिंदु के बीच की दूरी निकालें और 10 आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले इससे तक कर लेते हैं फिर दूसरे तरह से कर लेंगे। तो इसके बराबर कितना 10 मात्रा दे रखा है, 10 इसके बराबर दे रखा। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा x2, इसके मान भी लगा देते हैं और वर्ग भी कर देते हैं, साथ साथ मान भी लगाना वर्ग भी करना है। x2 कौन सा है, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 y2, x2 10 है हमारे पास, 10 माइनस का 2 x1, इसे लिख लो x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब x2 10 था और x1 2 था, प्लस y2 कितना है, y2 y है और y1 कितना है -3 है, तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। और रूट हमने वर्ग भी कर दिया तो इसका रूट भी हटेगा, ये हो गया 100, इसका सूत्र लगाओ तो ये हो गया 10 माइनस के 2 8 का स्क्वायर प्लस इसको लगाओ y स्क्वायर प्लस का 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 3 9 प्लस 2 3 6y, ठीक है। अभी हमारा हो गया 100 और ये 100 इधर 8 8 64 64 को हमने माइनस कर देंगे, बराबर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y, इसको उठा के इधर लिया 9 को भी, ठीक है। यानी कि 64 और 9 यहाँ माइनस में आ जाएंगे, ठीक, प्लस में 6y, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को बता देते हैं तब तक हम, तो करेंगे आपने। अब यहाँ से देखते हैं ये 6y हो गया। अब ये देखो 100 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 36, ठीक। अब 36 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 27, कितना बचा 27, तो ये बचा 27 y स्क्वायर प्लस का 6y, ठीक। अब यहाँ से इसको y स्क्वायर प्लस 6y और ये इधर ले जाके माइनस का 27 कर लेते हैं बराबर 0। अब दो संख्या ऐसी छाटनी है कि घटा के कितनी आ जाए 6 आ जाए और उनको गुणा करें तो 27 है, तो 9 और 3 कर सकते हैं, 9 गुणा 3, 9 में से 3 जाए कितना बचेगा 6 और 9 3 की गुणा करें तो 27 आएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 3 y माइनस का 27 बराबर 0, ठीक। अब इसको लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, ठीक। y प्लस हमने यहाँ से y कॉमन लेते हैं, y कॉमन ली तो बचेगा y प्लस का 9 माइनस 3 कॉमन लिया बचेगा y प्लस का 9 बराबर 0, यानी कि यहाँ से एक गुणनखंड मिल गया y प्लस का 9 और एक मिल गया y माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम आगे एक एक को 0 करा देते हैं कि y प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू माइनस का 9,
और एक y माइनस का 3 इक्वल टू 0, एक हो गया y इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा माइनस के 9,3 माइनस के 9,3 ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्लियर। यदि आपको ऐसे बहुत लंबा लग रहा है तो इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं हम। शॉर्ट तरीका यही है हमारा कि इसमें ऑप्शन पुट करके हम कर लें। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। बता देते हैं इसको, शॉर्ट तरीका देखते हैं इसका ये कि शॉर्ट कैसे करना है। ठीक, इसको सबको यही देख लेते शॉर्ट तरीका इसका। शॉर्टिंग ये है कि हमारे पास ये बिंदु दे रखे हैं और बिंदु इसके ऑप्शन लगाते हैं। ऑप्शन पहले 3 लगाए और 9 लगाए, क्योंकि 3 और 9 सब में है, 2 नहीं है। पहले 3 वाला लगा के देखते हैं कि 3 वाला कौन सा वाला ऑप्शन। माइनस के 3 पुट करते हैं, बाई की जगह हम कर लेते हैं 10 माइनस का 3। ठीक है, और ये 2 माइनस का 3 तो है ही। अब हम सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ वैल्यू लगाओ। x2 कितना है, x2 हमारा है 10 माइनस के 8 का स्क्वायर, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, y2 माइनस का 3 है और ये प्लस का माइनस है और माइनस के y1 कितना है, माइनस के 3 है, तो माइनस का प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, ये रूट में ये हो गया 8 का स्क्वायर और ये हो गया 0। तो ये 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 किसका वर्ग होता है 8 का। तो 8 नहीं है, हमारी दूरी कितनी आ रही है 10 आ रही है। तो इसका मतलब ये वाला पहला ऑप्शन जो है हमारा गलत है। ठीक है, अब दूसरा वाला पुट करके देखते हैं कि हम माइनस के 9 पुट करके देखें। हम इसमें माइनस के 9 पुट करके देखें फिर, तो ये वाला सेम रहेगा, बस बाई की जगह कितना लगाना है हमें माइनस के 9। तो माइनस के 9 लगाए तो प्लस के 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 9 यदि हमने यहाँ लगाएंगे तो किसका 9 प्लस का 9 हो जाएगा। अब 10 में से 8 गया तो बचा 8, 10 में 2 गया 8, 8 का स्क्वायर प्लस और 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर। ठीक, अब ये 64 हो गया और प्लस का 6 6 36 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया 100 का स्क्वायर, ये हो गया 10। ठीक है, तो 10 ही दूरी थी, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मैच करा। फिर हमारे पास अभी भी 2 3 है, 2 जगह 9 है। वैसे हम दे सकते हैं माइनस के 9 इसमें भी है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो क्लियर हो गया माइनस के 9 हमारा वैलिड है। 3 और पुट करके देखते हैं इसका वाला। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हमने प्लस का 3 लगा दिया और हम उसके वैल्यू लगाएं तो यहाँ प्लस का 3 लगाएंगे, भाई प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस के ये 3 हो गया, अब 3 3 माइनस के 6 हो गया और माइनस का 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 3600 फिर से। तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का। ठीक है, लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस 2m बराबर 0 के बराबर है। 0 के यहाँ मूल बराबर है, 0 के मूल बराबर है। ठीक है, तो m का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले जब मूल बराबर होते हैं क्या होता है d बराबर 0 होता है, मतलब विवेक्टर इसका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 1 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का 1 नंबर का है तो बहुत छोटा सा करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इस दिए हुई समीकरण का तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण की तुलना कर लो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दो इसकी। ठीक है, तुलना करने पर जब तुलना करें तो a बराबर कितना आएगा 3, b बराबर माइनस के 12 और c बराबर 2m। ठीक है, अब हमारे को पता है इसके मूल बराबर, तो मूल बराबर होते तो d बराबर कितना होता है 0 होता है। तो d का मान क्या है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू कितना है माइनस के 12 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 3, c का कितना है 2m बराबर 0। ठीक है, ये 12 12 की गुणा करेंगे तो 144 माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24 m बराबर 0। हमें m का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो यानी कि 144 बराबर 24 m। अब m का मान चाहिए 24 कहाँ जाएंगे बटे में, तो ये हो जाएगा 144 बटे 24 बराबर m। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 12 12 की गुणा करें तो 12 12 144 और 12 दूनी 24, फिर 2 से काटो, 2 6 12। ठीक है, तो 6 आया, m का मान कितना आया 6 आया, यही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला खा नंबर कि cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के आंसर का इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनका आंसर या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो कौन है, एक चीज चेंज करो, इन दोनों जोड़ के यदि 90 हो रहा हो, 67 और 23 जोड़ के यदि
90 हो रहा है तो किसी एक को चेंज करना होता है। ठीक, अब देखो यहाँ जोड़ो 6 7 और 3 0 और 2 और 6 8 और एक 9, एक 9 कैरी का, तो 90 हो गया। इसका मतलब ये एक को चेंज करेंगे हम खाली। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये ऐसी कॉस स्क्वायर 90 माइनस 23, अगर 90 में से 23 माइनस करें 67 बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर 23 ऐसे ही। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर 90, खाली ये देखो कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा। ठीक, चूंकि कॉस 90 बाई थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा। हाल है कॉस 90 बाई थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 23 और माइनस साइन स्क्वायर 23, इससे ये कट जाएगा, कितना बचा 0। ठीक है, ठीक है। तो गा नंबर क्या है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई भी त्रिभुज है उसकी बना लेते हैं पहले त्रिभुज। मान लिया त्रिभुज हमारे पास ABC है, ठीक है, ABC। ठीक है, अब इसकी क्या है, आधार की लंबाई, आधार क्या है ये, तो इसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, अब 1/2 आधार कितना है हमारा 14 है, ऊंचाई कितनी है 7 है, तो 2 सत्ते 14, 7 गुणा 7 कितना हो गया 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर इसका। ठीक है, अब देखते हैं प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। कह रहा प्रथम 10 अभाज्य। अब अभाज्य पता होना चाहिए, अभाज्य क्या होता है। तो अभाज्य ऐसी संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। कितने 2 गुणनखंड, मान लो ऐसे 2 लिया हमने, 2 की कितने गुणनखंड 2 होगा और एक होगा। ऐसे हमने 3 लिया तो 3 का कौन कटेगा 3 होगा और एक होगा। तो ये क्या संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब कितनी चाहिए 10 चाहिए, प्रथम चाहिए 10। तो स्टार्टिंग करते हैं, पहली संख्या 2 हो गई, 3 हो गई, 5 7 11 13 17 19 23 29। ठीक, अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई पूरी। अब इनकी माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका का मतलब होता है कि बीच वाली। तो यानी कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई पहले तो लगाते हैं आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लगाते हैं, गिनते हैं 4 घर की छोड़ दी और 4 घर की छोड़ दी। जब इस टाइप का ये होता है कि माध्यिका जो बीच के पद होते हैं, 4 इधर छोड़ दिए 4 इधर से छोड़ दिए, बीच के पद 11 प्लस का 13/2, यानी कि 11 13 कितने हो गए 24, 24/2 यानी कि कितना हो गया 12। तो 12 क्या थी इसकी माध्यिका थी। ठीक है, 12 क्या थी माध्यिका थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 जो कि 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, कि संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है 26, एचसीएफ निकालना है। पहले हमें क्या निकालना है एचसीएफ, देखते हैं। तो एचसीएफ पहले 26 हमने क्या करा 26 को 2 से काटा, 2 1 2 2 3 6, फिर किससे कटेगा ये डायरेक्ट 2 से तो कटेगा नहीं, 13 से कट जाएगा, 13 ऐसे हमने 91 को लिया, 91 काटा कितने से 3 से, 3 से कटेगा, 3 से काट के दिलिए 3 से नहीं कटेगा, 3 से 3 13 1 बच जाएगा। तो 7 से काट के देखते हैं, 7 ही करना 7, 2 बचा 7 3 21, तो ये 13 करना 13। ठीक है, तो हमारे पास 26 बराबर इसके गुणनखंड कितने आए 2 गुणा 13 और 91 बराबर कितने आए 7 गुणा 13। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ 26,91 इज इक्वल टू, जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, जो कॉमन होता है वो एचसीएफ। 13 कॉमन है इसमें, तो यानी कि 13 एचसीएफ होता है। ठीक है, अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, दोनों को हम एक ही उसमें ले लेते हैं। जब गुणनखंड विधि की बात आए अभाज्य गुणनखंड की, तो ये ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहां से हमें क्या करना 2 से काटो, 2 ही करना 2 2 3 6, फिर 2 से ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही नोट कर लो। ठीक, अभी 13 से कट रहा है तो 13 से काट लो इसको, 13 करना 13, 13 7 91। ठीक, अब 7 से काट दो इसको, 7 ही करना 7, तो ये हमारा कट गया पूरा। अब हम इसको लिख सकते हैं, तो एलसीएम किस किसका 26 और 91 का क्या हो जाएगा, इन सबकी गुणा 2 गुणा 7 गुणा 13,
13 सत्ते 91 गुणा 2 और 91 गुणा 2 में गए 2 करना 2 2 ने 18 2 करना 2 2 ने 18 तो 182 इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ख कि P के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी, मतलब ये समीकरण दे रखी है, इनका जोड़ा जो है का आद्वितीय हल है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आद्वितीय हल होता कब है। तो हमारे पास कंडीशन होती है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इसका मतलब आद्वितीय हल है। आद्वितीय हल का मतलब है केवल एक ही ऐसा हल है, कोई दूसरा हल नहीं है, ओनली एक ही हल होना आद्वितीय हल कहलाता है। ठीक, हम इसकी क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 की तुलना करेंगे हम, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, A1x A2 A1x प्लस B1 बाई प्लस C1 बराबर 0। तो A1 का मान कितना हो जाएगा, फिर हमारा 4 हो जाएगा, A1 4, B1 का मान P हो जाएगा और C1 का मान 8 हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना कर देंगे, समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 बराबर 0 से कर लेंगे। ठीक, अब करेंगे तो 2 A2 बराबर कितना है, 2 है, A2 बराबर 2, V2 बराबर भी कितना है, 2 है और C2 बराबर भी कितना है, 2 है। ठीक, V2 बराबर 2, C2 बराबर भी 2 है। क्लियर है इतना। हम जानते हैं हमें दिया है, क्या दिया है, दिया है हमें कि समीकरण का आद्वितीय हल है। क्या दिया है, समीकरण का आद्वितीय हल है, आद्वितीय हल है। ठीक, तो आद्वितीय हल है तो मैंने बताया कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। क्लियर, इसमें वैल्यू लगा देते हैं। A1 का मान कितना है हमारा 4 है और A2 का मान 2 है, तो ये हो जाएगा 4/2 बराबर नहीं है। V1 कितना है, V1 हमारा है P और B2 कितना है 2 है, P/2। ठीक, 2 दूनी 4, इस 2 की गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, P डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा 4, क्योंकि 2 दूनी 4। तो P का मान 4 यदि होगा तो वो क्या होगा, ये समीकरण का आद्वितीय हल होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं गा नंबर दिया है कि चित्र में AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर, मतलब AD लंब है किस पर, AD जो पड़ा है लंब किस पर, BC पर पड़ा हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर है BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो क्या लिखाना, AB ये है, ठीक, और CD कहाँ है, CD ये है। तो इसका जोड़ जो है बराबर है किसके, ये AC और प्लस BD के, इसके। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, हम इन दोनों त्रिभुज की क्या निकाल लेंगे, ये दोनों त्रिभुज वैसे समकोण है, क्योंकि ये 90 का लंब पड़ रहा है तो 90 का बन रहा है, तो ये समकोण है। समकोण त्रिभुज होता है तो क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि त्रिभुज ADB में, ठीक है, ADB में क्या लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या लगती है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है इसका, देखो यहां से देखो 90 का, तो ये AB कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बराबर है किसके, A वो ये D है। ठीक है, BD के स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर के BD का स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक, ये समीकरण, यहां से हम AD का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि AD दोनों में कैसी है, कॉमन है, तो AD का मान निकाल लेते हैं। AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, BD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन 1। ठीक, अब देखते हैं दूसरा त्रिभुज कौन सा है कि ADC में। अब क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ADC में, इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाएंगे फिर से कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है, 90 के सामने कर्ण है, मतलब सबसे बड़ी भुजा, तो AC का स्क्वायर बराबर है किसके, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के, तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, हमें AD निकालना है,
तो AD स्क्वायर निकाल लेते हैं बाहर, और AD स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहा, और ये हमने क्या कर दिया AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, AD ऐसे ही रहा, AB ये गलत हो गया है कि हमने AD ऐसे ही छोड़ा, तो AB माइनस BD स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक, ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो जब AD स्क्वायर बराबर है तो इसकी राइट साइड भी बराबर होगी, जब बाई साइड बराबर है तो दाई साइड भी बराबर होगी, यानी कि AD बराबर AD स्क्वायर इसके बराबर है और AD स्क्वायर इसके बराबर है, तो AD दोनों बराबर है, तो ये वाली भी साइड कैसी होगी, बराबर होगी। लिख देगा समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 1 व 2 से क्या है कि ये AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर है किसके, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हम देख लेते हैं क्या सिद्ध करना है। AB स्क्वायर चाहिए, उसके साथ में AC चाहिए, तो AB के साथ में भी कौन चाहिए, CD चाहिए, तो AB ऐसे रहेगा, यानी AB स्क्वायर और ये माइनस CD इधर आके प्लस का हो जाएगा CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये माइनस वाला इधर जाके पहुंचेगा तो BD स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पहले तो घन का आयतन लिखेंगे कि घन का आयतन, घन का आयतन क्या है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से घन का आयतन हमें पता मान लिया, पहले मान लेंगे माना घन की भुजा, घन की भुजा क्या है A मान ली हमने। ठीक है, तो अब घन का आयतन क्या होता है AQ हो जाएगा, AQ बराबर हो गया 1331 के। अब AQ बराबर 1331 किसका, 11 गुणा 11 गुणा 11, तो ये 11 का क्यूब होता है, AQ बराबर हो गया इसके 11 के क्यूब के, तो इसका मतलब A बराबर होगा किसके 11। क्लियर। अब A बराबर 11 के है तो हमसे पूछा क्या है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6A स्क्वायर। क्या होता है 6A स्क्वायर, मतलब 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब क्या लिखना है 6 ऐसे ही, भुजा कितनी है 11, 11 का स्क्वायर। अब 6 ऐसे ही और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 11 की गुणा 11 में करें तो कितना होता है 121। ठीक, अब 6 की गुणा करें, 6 करना 6, 6 दूनी 12, 12 का 1 हाथ से 6 करना 6, 6 और 1 7। ठीक, क्लियर है। तो ये 726 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का दे रहा है का पार्ट। ठीक है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है 3√2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन उल्टा मानेंगे हम। ठीक, सबसे पहले मान लेंगे कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया कि 3√2 एक वो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, कोई भी परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है, और जहां P और Q क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं, और Q जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि 3√2 क्या है एक परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा P/Q। 3√2 बराबर हो जाएगा किसके P/Q के। अब हम देखते हैं कि यहां से √2 निकाला हमने, जो P/Q और 3 यहां पहुंचा दिया। ठीक, अब ये क्या है हमारे पास, हमने मान चुके P/Q, हम जानते हैं कि P क्या है पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, तो ये क्या है पूर्णांक है। तो जब इस फॉर्म में आ गया तो ये क्या हो गया P/Q, इसलिए P/3Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है और ये हमारा परिमेय संख्या, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि रूट परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के
बराबर हो जाए, इसलिए लिखेंगे कि अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा कि क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 है। इसमें क्या करना है, सिंपल है कि tan a बराबर cot b तो हमें दे रखा है। ठीक, अब किसी एक को चेंज कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि tan, यहां लिख लेते हैं tan cot 90 माइनस a इक्वल टू क्या है, cot b, यानी कि हम जानते हैं cot 90 माइनस a इक्वल टू होता है tan a। ठीक है, अब ये cot 90 माइनस a क्या हो गया, tan a, यानी cot से cot गया तो बचा 90 माइनस a बराबर b, यानी कि हमने ये उठा के उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू a प्लस b। तो ये ही हमें सिद्ध करना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का गा पार्ट। ठीक है, तो ये दे रखा है कि 6 मीटर लंबाई वाले की ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, उसने कहा 6 मीटर हमारे पास क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। मान लीजिए 6 मीटर का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ठीक, उसकी छाया जो बन रही है वो कितनी बन रही है, 4 मीटर की बन रही है। क्लियर है, तो उसके बाद कहा है कि ऐसे, क्लियर। अब उसके बाद कहा है कि उसी समय, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, यहीं पे कोई मीनार है, ठीक, यहीं पे कोई मीनार है, उसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। उसकी छाया की लंबाई यहां से क्या बन रही है, 28 मीटर है। कुछ इस तरह से इसका चित्र बनेगा, 28 मीटर। ठीक, 28 मीटर ये इसकी लंबाई हो गई। तब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस मीनार की हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये मीनार की ऊंचाई, मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई x है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर है x मीटर। क्लियर है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई x मीटर मान लिया। इसके हम नाम देते हैं कि ये a है, ये b है, ये c है, ये d है और ये e है। क्लियर, इसका नाम देते। अब ये तो 90 का रहेगा कोण और ये भी 90 का रहेगा। क्लियर, तो हमें ये देखना है कि ये ऊंचाई जो है हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से कोई कोण बन रहा हो या कोई कुछ बन रहा हो तो निकाल सकते हैं। जैसे ये हमें पता होता तो यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल, तो इससे भी सकते हैं कि tan थीटा बराबर, यहाँ से लगा लंब बटे आधार, ये क्या है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से निकाल लो कि tan थीटा बराबर किसके होता है। ठीक, इसमें कल लिख लो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, कि त्रिभुज एबीसी में हमने देखा a 90 का है तो समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब tan 90 बराबर क्या होगा, tan 90 बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का क्या होता है, लंब बटे आधार। tan 90 का लंब बटे आधार, लंब की तरह हमारा ये और आधार की तरह है 28, तो x बटे 28 हो जाएगा। ठीक है, अभी tan 90 का मान क्या होता है, tan 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। तो ये तो हमारा सब गड़बड़ हो जाएगा, x बटे 28। इसको ले सकते हैं 1/0, इसकी गुणा इसकी गुणा, तो ये तो नहीं निकलेगा भाई। तो त्रिभुज एबीसी में हम क्या करें, इसको एबीसी को और किसको, एबीसी को और इसको डीबीई को, एबीसी और डीबीई, त्रिभुज डीबीई को हम क्या दिखा दें, समरूप दिखा दें। जब समरूप दिखा दें तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होती है, समान अनुपात में होती है। उससे हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लिया कि त्रिभुज एबीसी लिया हमने, क्या लिया,
ABC। अब ABC में देखो कि एक कोण हमारा त्रिभुज ABC में देखते हैं, पहले त्रिभुज ABC में देखते हैं कि इसका ए कोण 90 है, कोण ए 90 डिग्री का है, ठीक है। ABC में कोण 90 है और हमारा ABC में कोण 90 ABC तथा DE दोबारा से करते हैं। अब इसको हमें इसकी मिरर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इसकी मिरर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को कौन से ACV और DEV इन दोनों को समरूप दिखाएंगे। समरूप दिखाने के लिए क्या करना होता है, इसके दो कोई भी तीन कोण बराबर हो या तो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम समरूप की कंडीशन है, इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DVE में, ठीक है, कोण A बराबर किसके है, कोण A बराबर है कोण D के, क्योंकि प्रत्येक कितने का है, प्रत्येक 90 डिग्री का, ठीक। अब देखो कोण B जो है दोनों में कॉमन है, तो कोण B बराबर किसके है, कोण B के है, क्यों है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ओके क्लियर। अब इससे लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DVE के, ठीक है। किससे है, कोण AA समरूपता से, ठीक। अभी दोनों समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समान अनुपात में होंगी। तो हम देख सकते हैं कि AC भुजा DE के अनुपात में होंगी, ठीक। तब हम लिख सकते हैं कि AC बटे DE बराबर होगी किसके, AC बटे DE किसके बराबर होगी, DE ये तो हो गई AC बटे DE, ठीक। अब हमें हमारे पास ये बड़ी भुजा, पहले बड़ी भुजा ली, तो हम लेंगे AB बटे DV के, इसके लेंगे AB बटे DV, क्लियर। इन सब के मान लगा देते हैं। AC का मान कितना है, X है, DE का मान कितना है, DE 6 है, AB का मान कितना है, AB 28 और DV का मान कितना है, DV का 4, 4 सत्ते 28, ठीक। X बराबर हो गया 6 गुणा 7, 6 सत्ते 42, तो 42 मीटर ऊंची क्या थी हमारी मीनार थी, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद इसका घा नंबर, तो घा नंबर कह रहा है, घा नंबर में कह रहे हैं कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इसे 2:3 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए, ठीक है। दोनों भागों को बताना भी, हम PQ रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है। PQ जो कि रेखाखंड कितना है, 7.6 मीटर लंबा है, कितना है, 7.6 मीटर सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अब खींचे हुए क्या करते हैं, कोई भी हम एक रेखा यहां से खींचते हैं जो कि न्यून कोण बनाती हुई खींचे, कैसी न्यून कोण बनाती, मान लिया X है, PX हमने एक ऐसा रेखा खींचा जो कि कैसा न्यून कोण बनाती है, किससे, Q से न्यून कोण बनाती है, क्लियर है। अब हमने क्या किया, इसको हम ये अनुपात देखेंगे कि अनुपात कितना, 2:3 है, तो 2 + 3 कितना होता है, 5। तो हम इस रेखा को कंपास की सहायता से इसको 5 भागों में, बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, P1 P2 P3 P4 एंड P5, ठीक, क्लियर है। इतना करने के बाद क्या करना है, हमें इस वाले लास्ट वाले पॉइंट से P5 को हम किससे, B से, Q से मिला देंगे, P5 को इस Q से मिला देंगे, ठीक है। यही हमें रचना में लिखना होगा, इसकी रचना भी करेंगे तो इसकी रचना में यही भाषा जो हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसको लिख देंगे, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना होगा, अब हम इससे क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, 2:3 में चाहिए, ये 2:3 में, तो 2 अनुपात ये है, देखो 1 2 2 ही है। अब इसकी रेखा के समांतर जो P5 को PQ, हमने P5 को Q से मिलाया है, इसके समांतर एक रेखाखंड खींच देंगे, ठीक, जो कि किस पे मान लिया हमने, M है, क्या है, जो कि M पर कट करती है। तो ये चेक करेंगे तो ये देखेंगे कि ये वाला रेखाखंड जो है वो कितने अनुपात में कटेगा, 2:3 में कट जाएगा, ठीक है, कितने में, 2:3 में कट जाएगा, क्लियर। तो ये हमारी इसकी रचना हो जाएगी, इसकी हम भाषा लिख देंगे, ठीक। उसके बाद हमसे कह रहा है इसकी माप भी कीजिए कि ये कितना मीटर है और ये कितना ये कितना सेंटीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर, इसका भाग।
तो हम निकालेंगे इसका सेंटीमीटर, निकालेंगे हम पीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पीएम। तो पीएम निकालने के लिए 7.6 मीटर तो हमारी लंबाई थी टोटल, ठीक। और किसका दो भाग, इसका दूसरा भाग, ठीक है। और टोटल कितना है? 5। इसको हल करेंगे, इसको हल करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर। 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14 और 1 15। पॉइंट कितना? 1 के बाद बटे 5, तो 5 दिया 15 पॉइंट आया हुआ है, 0 बढ़ाएंगे 5 चौक 20, 3.4 ये हमारा हो गया, ठीक। अब निकालेंगे हम कौन सा? एम क्यू। एम क्यू कितना है? 7.6 का तीसरा भाग है, कितने में से? 5 में से। इनकी मल्टीप्लाई 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, 22.8 बटे 5 हो जाएगा, ठीक। 5 से फिर काटेंगे, 5 चौक 20, ठीक है। फिर पॉइंट लगा हुआ है और 5 पंजे 25, फिर कितना बचा? 3 5 छक्का 30, तो 4.56। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा इतना ही आ जाएगा, ठीक। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसकी रचना हम अभी बीच में लिख देंगे। इसकी रचना देखते हैं। 15 मतलब 30 बार जाएगा, पूरा डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमें यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.6 हो जाएगा, ठीक। फिर इससे पहले हमें क्या करना होगा? ये रचना मैंने लिख रखी है इधर साइड में, इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहले रचना को, तो रचना क्या है? हमने सबसे पहले क्या किया था? रेखाखंड पी क्यू 7.6 खींचा, मतलब एक रेखाखंड पी क्यू खींचा 7.6। फिर हमने क्या किया? रेखाखंड पी क्यू पर बिंदु पी से हमने न्यून कोण बनाते हुए, कौन सा कोण? न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा पी एक्स खींची। क्या खींची? पी एक्स। अब रेखा पी एक्स पर हमने 2:3 था, इन दोनों जोड़ा तो 5 बिंदु हो रहे। तो इस 5 बिंदुओं को हमने P1 P2 P3 P4 एक कंपास की सहायता से हमने इसको बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। किस प्रकार डिवाइड किया कि P1 बराबर है P1 P2, ये दोनों बराबर एक दूसरे के, ये सब कैसे है? बराबर दूरी पर है, ठीक है। अब क्या किया हमने? बिंदु P5 को Q से मिलाकर P5Q एक रेखाखंड खींचा। P5 से Q को मिलाकर एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद हमने क्या किया कि बिंदु P2 से P5Q, बिंदु P2 जो है उससे P5Q के समांतर एक रेख P2M खींची जो PQ को M पर काटती है। क्लियर? इसके बाद हम इसको सॉल्यूशन को ये कर देंगे। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक। ये इसके पहले आपको ये चित्र बनाना है, उसके बाद ये रचना करनी है, उसके बाद ये सॉल्यूशन करना है। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो कह रहा है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। अब कहा है धनात्मक पूर्णांक, पहले विषम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो माना पहला धन विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक x है, और दूसरा ये लिख लेंगे, दूसरा धन विषम पूर्णांक क्या है? x+2 है। क्लियर? इसको मानने के बाद हमें क्या करना है? दे रखा जो रखा उसको दे, जिनके वर्गों का योगफल 290 है, तो इसके वर्ग का योगफल मतलब वर्ग का योगफल x+2 का योगफल बराबर कितना है? 290। इनका स्क्वायर कर देंगे, x² प्लस ये हो गया x² + 4, मतलब 2 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं, 4 + 2 दूनी 4x बराबर 290। क्लियर? यहां से ये हो गया 2x² प्लस का 4x इज इक्वल टू, इनको भी उठा के इधर ही ले आते हैं, तो ये 290 माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4 था बराबर 0। जब 290 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 4x माइनस का, यहां से 4 घटाया तो बचा 286 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से हम भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि x² प्लस 2x माइनस 2 करना 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6 बराबर 0। ठीक, 143 143 को काटेंगे किससे? 11 से कटेगा, 11 करना 11 और 11 तिया 33, फिर 13 से 13 करना 13। अब 13 और 11 की गुणा करें तो कितना आता है? 143, और 13 में से 11 माइनस करें तो 2 आता है, तो ये हो जाएगा x² प्लस के 13 माइनस 11 x माइनस 143, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ देखो x² ऐसे ही प्लस का 13x माइनस का 11x माइनस का 143 बराबर 0। ठीक, इसकी गुणा हमने इसके साथ करा दी। अब यहां से x कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया? x कॉमन ले लिया, तो बचेगा x प्लस का 13। ठीक,
माइनस का 11 कॉमन लिया बचेगा एक्स प्लस का 13 बराबर 0। ये हमने क्या किया, एक्स प्लस का 13 दोनों में कॉमन है, इसको भी ले लेंगे, एक्स प्लस का 13 और ये हो गया एक्स माइनस का 11 बराबर 0। क्लियर। अब एक हम इम्प्लाई दैट कैसा लेंगे, एक्स प्लस का 13 बराबर 0, यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया माइनस के 13, और दूसरा एक्स माइनस के 11 बराबर 0, यानी कि एक्स बराबर 11। ठीक है। अब पहला पूर्णांक यदि आप माइनस के 13 मानते हैं तो दूसरा पूर्णांक माइनस के 11 होगा। यदि आप पहला पूर्णांक 11 मानते हैं तो दूसरा पूर्णांक प्लस के 13 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर था। खा पार्ट में कह रहा है कि यदि बिंदु a, 0 और 0, b तथा x, y संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि x अपॉन a बाई अपॉन b, x अपॉन a प्लस बाई अपॉन b बराबर 1 है। ठीक है, यदि कोई भी बिंदु 3 बिंदु हो, संरेख हो, तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा मान लेंगे हम, 0 मान लेते हैं। उसमें क्या मान लेंगे, मान लिया त्रिभुज के पॉइंट थे ये और इसका क्षेत्रफल में मान लिया 0 है। ठीक है, जब कोई बिंदु संरेख हो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। इसको मान लेंगे x1 y1, x2 y2 और ये हो गया x3 और ये y3। ठीक है, तो यहाँ मान लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे लगा लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 हो जाता है। कैसा हो जाता है, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे 1/2। ठीक है, बड़ी x y माइनस वाई, इसका ट्रिक है, ऐसे ही लिख लो, x फिर y माइनस वाई फिर प्लस x और y माइनस वाई। ठीक है, बराबर 0। अब इसमें क्या करना है आपको कि 1/2, इसको तो 1 2 3। ठीक, फिर लिखेंगे 1 तो हो गया, अब लिखेंगे 2 3 1। ठीक, 2 हो गया, अब लिखेंगे 3 2 3 1 2 3 1 2। ठीक है, ये हमारी गिनती सीरीज लिख देंगे और ये याद हो जाता है। अब यहाँ सबके मान लगाने, x1 का मान कितना है, a है, y2 का मान कितना है, v है, और y3 का मान कितना है, y3 का y है, प्लस x2 का मान कितना है, 0 है, y3 का मान कितना है, y है, और y1 का मान कितना है, 0 है, प्लस x3 का मान कितना है, x है, y1 का मान 0 है, y2 का मान v है, बराबर 0। क्लियर। अब ऐसे ही हम 1/2 का मतलब 0 में पहुंचा तो 1/2 तो ये 0 में पहुंच गया। ठीक है, तो इसकी गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा ab माइनस ए वाई, प्लस इसकी गुणा करें तो 0, प्लस ये हो गया x 0 का 0, और यहां कर लेते हैं x गुणा 0 माइनस का x, यानी कि bx। ठीक है, बराबर 0। ये बचा ab माइनस ए वाई माइनस bx। ठीक, bx बराबर 0। ठीक है, अब हमें यहां से देखना है कि हम इसको क्या लाना है, हमें x अपॉन ए वाई अपॉन बी। तो हम क्या करें, पूरी समीकरण को ए बी से भाग करने पर लिखेंगे, ए बी से समीकरण को भाग करने पर, ए बी से समीकरण को भाग करने पर। ठीक है, ए बी से हम क्या करेंगे, पूरी समीकरण को भाग कर देंगे। तो ए बी से भाग किया तो ए बी बटे ए बी माइनस ए वाई बटे ए बी माइनस बी एक्स बटे ए बी बराबर 0। देखो यहां से ए बी से ए बी पूरा कट गया, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगी। यहाँ बचा 1 माइनस का बाई अपॉन बी माइनस का एक्स अपॉन ए। इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ तो 1 बराबर हो जाएगा बाई अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इसको सीधा करके लिखना चाहो तो ऐसे ले सकते हैं कि एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर 1। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखिए गा नंबर, प्रश्न 5 का गा नंबर कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मतलब आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो दिया क्या है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ठीक है, क्या है, एल। तिर्यक ऊंचाई एल होती है, क्या होती है, एल होती है। तो वो कितना दे रखा है हमें, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भाई, शंकु संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है 90 पाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भाई, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर।
पाई आर जो ऊपर का वक्र पृष्ठ हो गया हमारा, और पाई आर इसका नीचे का क्षेत्रफल हो गया बराबर, ठीक है 90 पाई। यहाँ से पाई आर हमारा कॉमन दिख रहा है, पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक, बचेगा एल प्लस का आर बराबर 90 पाई। इस पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक, हमें चाहिए आर। अब हम क्या करते हैं, आर ऐसे ही, और एल का मान कितना है हमारे पास 13 दे रखा है, 13 प्लस आर बराबर 90, ठीक। इसकी इंटीग्रल है तो ये हो गया 13r प्लस आर स्क्वायर बराबर 90। अब ये बन गया आर स्क्वायर प्लस के 13r माइनस के 90 बराबर 0, ठीक। अब ऐसे गुणनखंड करो 90 के, जो कि घटाने पर 13 आए और गुणा करने पर 90 आए, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसका है गुणनखंड ऐसा है कि 90 है तो 18 पंजे 90, तो 18 पंजे 90 मतलब 18 में से 5 के 13 बचेगा, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस के, यहाँ लिखेंगे 18 माइनस के 5 और r माइनस के 90 बराबर 0। ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 18r माइनस 5r माइनस का 90 बराबर 0, ठीक। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, r कॉमन आ रहा है तो बचेगा r प्लस के 18 माइनस के 5 कॉमन आ रहा है तो बचेगा r प्लस के 18 बराबर 0, ठीक। r प्लस के 18 कॉमन है दोनों में से, तो r प्लस के 18 बाहर निकाल लेंगे, और ये हो गया r माइनस का 5 बराबर 0। ये r प्लस के 18 को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो हो जाएगा r बराबर माइनस के 18 सेंटीमीटर। तो माइनस में कभी त्रिज्या होती नहीं है। दूसरा है r माइनस के 5 बराबर 0, r माइनस के 5 बराबर 0 और r बराबर 5, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी आधार की, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 का घ ऑप्शन, ठीक है। तो घ वाले में कह रहा है कि 25 परिवार को माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा था तो बोर्ड छोटा था इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है, आप देख लेना। इस सेट 1 में 2022 का AW सेट है 822 का, तो उसमें प्रश्न नंबर 5 का घ है, कह रहा 25 परिवार को माध्य ज्ञात करना है। तो ये हमें दैनिक व्यय दे रखा है, 25 परिवार की संख्या दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान निकालते हैं तो इन दोनों को जोड़ के उसका आधा करते हैं, तो 100 और 150 कितना 200 और 250, 250 का आधा कितना होगा, 250 का आधा 125, ठीक। वरना ऐसा करना, आप इधर जोड़ना, जैसे 100 और 150 कितना हो गया 250 बटे 2, 2 से काट दिया, इसको 2 ही करना, 2 2 3 4 2 पंजे 10, ठीक। ऐसे इसको जोड़ेंगे तो 150 और 250 और 350, 350 बटे 2, ठीक। तो 2 ही करना 2 2 सत्ते 14 2 पंजे 10, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे तो 200 और 250 450 450, ठीक। कितना 450 बटे 2, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 225। इसी प्रकार इसको 200 300 550 बटे 2 बराबर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 2 पंजे 10, ठीक। फिर इसको लास्ट वाला 300 3 600 650 बटे 2 2 3 6 2 3 4 2 पंजे 10। क्लियर है इतना? इतना हमने क्या कर लिया, मध्यमान निकाल लिया। अब मध्यमान निकालने के बाद हम क्या मानते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं। क्या कल्पित माध्य, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 है तो बीच वाला क्या हो जाता है, इसका कल्पित माध्य हो जाता है, ठीक है। अब इस कल्पित माध्य को हम क्या करेंगे, यहाँ से कल्पित माध्य, यहाँ से डी निकालेंगे, डिफरेंस, कल्पित माध्य का डिफरेंस निकालेंगे। तो वो क्या करेंगे, हम डी को एक्स को डी में से माइनस करेंगे। एक्स तो ये चल रहा है, इसको ए में से माइनस करते आएंगे, ठीक है। एक्स 125 में से 225 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 100, वही माइनस का, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, ठीक। अब 225 में से 175 माइनस करेंगे, तो भाई 225 में से 175 माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, और 2 में से 7 गया 12 में 7 गया 5, और यहाँ कितना बचा 50 ही बचा, कितना बचा 50, ठीक। माइनस का यहाँ 0, ये यहाँ लिखेंगे माइनस का 50, यहाँ लिखेंगे 0, फिर इधर घटाएंगे, फिर इधर भी क्या बचेगा माइनस का वो प्लस का 50 बचेगा, इधर प्लस का 100 बचेगा, ठीक। क्लियर? अब क्या करना है हमें, अब जो f और d की गुणा करानी, तो f ये है और d ये है। 100 की गुणा 4 में कराए तो 400, 5 गुणा 5 में कराए तो 5 पंजे 25 250, 12 गुणा 0 में तो 0, और 2 की गुणा 50 में तो 100, और 2 की गुणा 100 में तो 200, ठीक। अब क्या सिग्मा f को जोड़ लेंगे। सिग्मा f तो हमें पता ही कितना है, ऊपर दे रखा 25 परिवार तो 25 है ये। सिग्मा f d को जोड़ लेंगे, 200 300, और 300 में से 400 और 600 650, 650 में से हमें कितना घटाना है, 300 हटाना है, कितना बचा 250,
ठीक, कितना बचा, नहीं सॉरी, हाँ 250, 50 तो यही रहा, 6 में 3 है 350, कितना बचा 350, वो भी किसका, माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाले ज्यादा है। ठीक है, अब हमारे पास माध्य बराबर फॉर्मूला होता है माध्य, यहां लिख लेना कल्पित माध्य कि ए बराबर हमने मान कितना निकाला है 225 माना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब ए का मान हमारे पास है 225 प्लस सिग्मा एफ डी का मान है माइनस के 350 बटे 25। ठीक है, सिग्मा एफ का मान 25 से काटा, 25 करना 25, कितना बचा 10। ठीक है, और 25 चौका 100, 25 ही करना 25, 25 चौका 100। ठीक, तो माइनस के 14, 225 माइनस के 14, यानी 225 में 14 गया, 4 में से 5 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो 211 हमारा यह है इसका आंसर। ठीक है।